नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ को डिटेल में देखेंगे। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो कि पिछले काफी सालों से फाइनेंशियल सर्विसेज की दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड, एक ऐसा नाम जो वेल्थ मैनेजमेंट, एडवाइजरी और ब्रोकिंग के फील्ड में एस्टैब्लिश्ड पावर हाउस बन चुका है। अब इस ग्रुप की ब्रोकरेज आर्म आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। अगर एक लाइन में समझाएं तो ये आईपीओ एक ऐसी कंपनी का है जो कि फुल सर्विस ब्रोकिंग के साथ साथ मार्जिन ट्रेडिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। इस वीडियो में हम इस आईपीओ की सारी डिटेल्स को डीपली एनालाइज करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ डिटेल्स। दोस्तों, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड का आईपीओ एक 100% फ्रेश इशू है। टोटल इशू साइज 745 करोड़ रुपीस है। प्राइस बैंड 393 से 414 रुपीस पर शेयर फिक्स किया गया है। लॉट साइज 36 शेयर्स का है। फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज 5 रुपीस ईच। इस हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से होगा। लोअर प्राइस बैंड 393 रुपीस पर 14,148 रुपीस। अपर प्राइस बैंड 414 रुपीस पर 14,904 रुपीस। एम्प्लॉय रिजर्वेशन पोर्शन भी है जहां पे अप टू 10 करोड़ रुपीस के इक्विटी शेयर्स रिजर्व्ड हैं। अब डेट्स की बात की जाए तो आईपीओ ओपन होगा ट्यूसडे सितंबर 23, 2025। थर्सडे सितंबर 25, 2025 को आईपीओ क्लोज होगा। अलॉटमेंट डिटेल्स फ्राइडे सितंबर 26 को पता चलेगी। क्रेडिट ऑफ शेयर इन डीमैट अकाउंट और रिफंड का डेट मंडे 29 सितंबर 2025 है। लिस्टिंग सितंबर 30 को होने की उम्मीद है। कंपनी ने इस फ्रेश इशू से आने वाले फंड्स को दो इंपॉर्टेंट कामों के लिए यूज करने का प्लान किया है। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए लगभग 550 करोड़ रुपीस का एलोकेशन होगा। बाकी के फंड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं बिजनेस ओवरव्यू की ओर। तो अब ये समझना बेहद जरूरी है कि कंपनी आखिर करती क्या है, पैसा बनाती कैसे है और इसके ऑपरेशंस के पिलर्स क्या हैं। सो कंपनी ना एक फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस है जो कि मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल ब्रोकिंग, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एडवाइजरी, आईपीओ सब्सक्रिप्शन, एल्गो ट्रेडिंग और थीमेटिक बास्केट्स। क्लाइंट बेस रिटेल से लेकर एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज और इंस्टीट्यूशंस तक स्प्रेड है। FY 25 तक कंपनी के एक्टिव क्लाइंट्स 2,21,510 तक पहुंच गए। नेटवर्क की बात करें तो कंपनी 54 सिटीज में स्प्रेड है विद 90 ब्रांचेस, 1,125 ऑथराइज्ड पर्संस के थ्रू 290 प्लस सिटीज को कवर करती है। साथ ही स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए Tier 1 से लेकर Tier 3 क्लाइंट्स तक रीच बनाई जा रही है। कंपनी मल्टीपल एसेट क्लासेस में डील करती है। इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, एडवाइजरी एंड PMS और AIF डिस्ट्रीब्यूशन। इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो चलिए अब इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इंडियन ब्रोकिंग इंडस्ट्री का साइज FY 25 में अप्रॉक्स 52,000 करोड़ रुपीस था और मार्केट एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16 to 18% CAGR ग्रोथ है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। सो इस ग्रोथ के पीछे रीजंस काफी स्ट्रॉन्ग है। ग्रोइंग फाइनेंशियल लिटरेसी, लोअर इन्वेस्टिंग कॉस्ट्स और फेवरेबल डेमोग्राफिक्स। NSE रजिस्टर्ड एक्टिव क्लाइंट्स Q1 FY 26 तक 4.79 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, ग्रोइंग एट अ CAGR of 32.8% बिटवीन FY 20 एंड Q1 FY 26। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मार्केट भी तेजी से ग्रो करके एज ऑफ जून 2025 अप्रॉक्स 87,900 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। ये इन्वेस्टर अवेयरनेस और बुलिश मार्केट का नतीजा है। इंडस्ट्री काफी कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड है। एज ऑफ दिसंबर 24, 4,895 सभी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं जो कि फुल सर्विस एडवाइजरी, वेल्थ सर्विसेज और डिस्काउंट ब्रोकरेज के थ्रू मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ्स की ओर। सो कंपनी के RHP के हिसाब से कंपनी की कुछ मेजर स्ट्रेंथ्स इस प्रकार से है। नंबर 1, फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस विद डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स। सो FY 25 में टोटल रेवेन्यू 845.69 करोड़ रुपीस था, जिसमें ब्रोकिंग 510.3 करोड़ रुपीस 60.34% एंड नॉन ब्रोकिंग 192.6 करोड़ रुपीस 22.77% कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी 142.8 करोड़ रुपीस विच इज 16.89% अदर इनकम से आया। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट की ग्रोथ ब्रोकिंग से तेज है। FY 23 से 25 में नॉन ब्रोकिंग रेवेन्यू 35.44% CAGR से बढ़ा, जबकि ब्रोकिंग का CAGR 26.82% था। कंपनी का नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट फास्ट ग्रो कर रहा है जो कि मेनली मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। जैसे जैसे नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट ग्रो कर रहा है, म्यूचुअल फंड और एडवाइजरी डिमांड भी बढ़ रही है। उससे इंडस्ट्री ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है पैन इंडिया रीच प्लस डिजिटल पावर। सो कंपनी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली ये रिजल्ट्स दिखाता है कि FY 23 में 83.76 करोड़ रुपीस ब्रोकरेज इनकम थी, जो कि FY 25 में बढ़कर 157.3 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। यानी ऑलमोस्ट डबल इनकम सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुआ। FY 23 में ब्रोकरेज इनकम का 30.6% डिजिटल से आता था और FY 25 तक ये 36.65% हो गया। मतलब क्लाइंट्स क्लियरली
ऐप और वेब बेस्ड ट्रेडिंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिजिटल के ग्रोथ के बावजूद अभी भी लगभग 63.35% ब्रोकरेज इनकम ट्रेडिशनल चैनल्स के डीलर्स और ऑथराइज्ड पर्सन से आती है। थर्ड है क्रॉस सेलिंग फॉर हायर क्लाइंट रेवेन्यू। कंपनी का फोकस है अपने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी MTF बिजनेस को एग्रेसिवली स्केल करना, जिससे क्लाइंट की स्टिकीनेस बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स कंसोलिडेट हो और एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट इंप्रूव हो। इस एक्सपेंशन के लिए नेट प्रोसीड्स का एक हिस्सा लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए यूज किया जाएगा। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मार्केट ने तेज ग्रोथ दिखाई है। जून 2025 तक 87,900 करोड़ रुपीस, जो मार्च 2025 से 23.7% ज्यादा है और मार्च 2020 से 87% CAGR की हाई स्पीड ग्रोथ देखने को मिली है। इसके पीछे रीजन है इन्वेस्टर अवेयरनेस और बुलिश स्टॉक मार्केट। साथ ही कंपनी एक कॉम्प्रहेंसिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के रूप में पोजीशन कर रहे हैं, जिसमें एडवाइजरी, PMS या फिर AIF और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट FY 23 में 3,157.2 करोड़ रुपीस से बढ़कर FY 24 में 6,459.8 करोड़ रुपीस हो गए, 43.04% CAGR की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट से। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों स्केल करके कंपनी क्लाइंट वॉलेट शेयर और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एक्सपैंड करना चाहती है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट प्लस ग्रोइंग क्लाइंट बेस। Q1 FY 26 में NSE एक्टिव क्लाइंट्स काफी बढ़ गए, टोटल 4.79 करोड़ तक पहुंच गए, ड्रिवन मेनली बाय रिटेल इन्वेस्टर इन्फ्लक्स। FY 20 से Q1 FY 26 तक NSE रजिस्टर्ड एक्टिव क्लाइंट्स का CAGR 32.8% रहा। कंपनी की स्ट्रेटजी क्लियर है, क्लाइंट रिटेंशन और न्यू क्लाइंट एक्विजिशन। कंपनी अपने क्लाइंट्स को वाइड एरे ऑफ सर्विसेज, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और वेब एंड प्रोप्राइटरी डिजिटल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सर्व करती है। स्पेशल फोकस है टियर 2, टियर 3 एंड अदर क्लाइंट्स पर, जहां कंपनी ने अप्रैल 2022 से एक्टिव क्लाइंट्स बढ़ाए हैं और अब नई अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके और क्लाइंट्स एक्वायर करने का प्लान कर रहे हैं। फिफ्थ स्ट्रेंथ है जेन AI, सो शेपिंग द फ्यूचर। वेल, अब कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी वेव को अडॉप्ट कर रही है। 2 पायलट प्रोजेक्ट्स ऑफ जेनरेटिव AI, दैट इज जेन AI। रिस्क मैनेजमेंट में जेन AI के पायलट्स चल रहे हैं, जो कि बेटर रिस्क आइडेंटिफिकेशन और मिटिगेशन प्रोवाइड करते हैं। सेल्स इनेबलमेंट के लिए जेन AI सेल्स टीम को स्मार्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस और ऑटोमेटेड इनसाइट्स दे रहा है, जिससे कि क्लाइंट्स इंटरैक्शन और स्ट्रांग बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीकनेस की ओर। सो ब्रोकिंग प्लस MTF कोर रेवेन्यू ड्राइवर्स। ब्रोकिंग सेगमेंट और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बिजनेस कंपनी रेवेन्यू का मेजर हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। फिस्कल 2025 में ब्रोकिंग सर्विसेज से 510.27 करोड़ रुपीस और MTF से 114.28 करोड़ रुपीस रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो कि टोटल ऑपरेशंस का 73.85% पार्ट था। ब्रोकिंग इनकम डायरेक्टली ट्रेडिंग वॉल्यूम और ऑर्डर साइज पर डिपेंड करती है, लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से इफेक्टेड हो सकती है, जैसे कि मॉनेटरी और टैक्सेशन पॉलिसीज, मार्केट कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन। MTF बिजनेस क्लाइंट्स को अपने एलिजिबल कोलैटरल्स लेवरेज करने का मौका देता है और कैश डिलीवरी सेगमेंट में ट्रेडिंग फंडिंग प्रोवाइड करता है। यानी कि ये दोनों सेगमेंट्स ग्रोथ के लिए जरूरी हैं पर रिस्की भी हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी कंप्लायंस रिस्क। सो कंपनी को 19 जून 2023 को सेबी ने नोटिस भेजा था डिमांडिंग फिट एंड प्रॉपर कंप्लायंस रिपोर्ट विद इन 15 डेज लिंक्ड टू 2 December 2022 चार्जशीट अगेंस्ट चेयरमैन एंड MD प्रदीप गुप्ता ओवर एलिज्ड नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड इरेगुलरिटीज। तो अमेंडमेंट्स के हिसाब से पेंडिंग चार्जशीट डिस्क्वालिफिकेशन का बेस बन सकता है। कंपनी ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया है, जहां 6 जुलाई 2023 को डेडलाइन एनफोर्स नहीं हुई है। तो अगर अगले हियरिंग में नेगेटिव वर्डिक्ट आता है तो मिस्टर प्रदीप गुप्ता अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं और सेबी भी उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड लाइसेंसेस। तो कंपनी का बिजनेस काफी हद तक स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी परमिट्स, लाइसेंसेस और अप्रूवल्स पर डिपेंड करता है। तो अगर ये टाइमली ऑब्टेन, रिन्यू या फिर मेंटेन ना हो पाए तो ऑपरेशंस और बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। कंपनी को सेबी डिपॉजिटरीज, स्टॉक एंड कमोडिटी एक्सचेंजेस के रूल्स के सर्कुलर्स फॉलो करने होते हैं। अप्रूवल्स टाइम टू टाइम रिन्यू करना जरूरी होता है और कुछ वैलिड रहते हैं जब तक अथॉरिटी उन्हें सस्पेंड या फिर कैंसिल ना करे। स्मूथ एंड लीगल ऑपरेशंस के लिए ये कंप्लायंस क्रिटिकल है। नेक्स्ट है क्लाइंट रिटेंशन एंड ग्रोथ। सो कंपनी की सक्सेस का की फैक्टर है एबिलिटी टू रिटेन और ग्रो क्लाइंट बेस और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ ऑथराइज्ड पर्संस और रिटेनरशिप मैनेजर्स। अगर ये फेल हो गया तो कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल कंडीशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। एक्टिव क्लाइंट 31 मार्च 2025 तक 2,21,510 हो गए हैं। FY 25 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 845.7 करोड़ रुपीस और ARPC यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट 29,347 रुपीस था। कंपनी के 1,284 रिलेशनशिप मैनेजर्स क्लाइंट एक्विजिशन और रिटेंशन के बैकबोन है। कस्टमाइज्ड हाई क्वालिटी सर्विस देना क्रिटिकल है ताकि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स रिटेन्ड रहें और
नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो। सो अगर ये मेंटेन नहीं हुआ तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की ओर। शुरू करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल हिसाब किताब से। सो कंपनी की ग्रोथ देखी जाए तो इसमें रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में एक शानदार जंप है। FY 23 से FY 25 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 467.82 करोड़ रुपए से बढ़कर 845.69 करोड़ पहुंचा, जो कि 34.45% का इम्प्रेसिव CAGR है। इसी दौरान प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जबरदस्त तेजी देखी गई है, जो कि FY 23 के 37.74 करोड़ रुपए से बढ़कर 25 में 103.6 करोड़ हो गया, जो कि 65.68% का इम्प्रेसिव कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR है। लेकिन इस ग्रोथ के पीछे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंपनी की हाई लेवरेज। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये साफ दिखता है कि कंपनी का टोटल बोरिंग्स FY 23 में 422.99 करोड़ से बढ़कर 25 में 905.56 करोड़ हो गया। इससे पता चलता है कि कंपनी ने अपनी ग्रोथ, खास तौर पर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बिजनेस को फंड करने के लिए सब्सटैंशियल डेट लिया है। MTF बुक में भी इसी दौरान 376.63 करोड़ रुपीस से 685.51 करोड़ रुपीस का सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है, जिससे कि इंटरेस्ट इनकम में भी काफी इंक्रीमेंट हुआ है। ये बिजनेस मॉडल तब तक प्रॉफिटेबल है जब तक मार्केट बुलिश है और क्लाइंट डिफॉल्ट का रिस्क कम है। सिर्फ कमाई देखने से काम नहीं चलेगा, हमको ये भी देखना होगा कि उस कमाई का रेशियो क्या है। तो चलिए देखते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ, EBITDA और डेट टू इक्विटी का क्या हाल है। आनंद राठी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ही सॉलिड दिखता है, जो FY 25 में 23.12% पर है। ये फिगर दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के कैपिटल पर कितनी अच्छी तरह से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। मगर इस हाई रिटर्न का राज इनका हाई लेवरेज मॉडल है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो FY 25 में 1.71x है, ये बताता है कि कंपनी ने हर 1 रुपए की इक्विटी पर 1.71x यानी कि 1.71 टाइम्स का लोन लिया हुआ है। इससे पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इस डेट के बोझ पर निर्भर है। सो एक बुलिश मार्केट में ये लेवरेज हाई रिटर्न्स को एम्पलीफाई करता है, लेकिन एक मार्केट डाउनटर्न में यही डेट बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। सो EBITDA मार्जिन जो कि कंपनी की कोर प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है, उसमें भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखा गया है। FY 25 में EBITDA मार्जिन 36.81% है, जबकि FY 24 में 33.82% था। मतलब कि ऑपरेशंस से कमाई तो बढ़ी है पर खर्चे भी थोड़े कम हुए हैं, जिससे कि मार्जिन थोड़ा इंक्रीज हुआ है। खास तौर पर फाइनेंस कॉस्ट्स में काफी इजाफा हुआ है, जो FY 23 के 49.46 करोड़ से बढ़कर 25 में 146.71 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं पीयर कंपैरिजन की ओर। आनंद राठी के RHP से मिले डेटा के साथ कंपनी आनंद राठी की तुलना उसके एक प्रोमिनेंट लिस्टेड पीयर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एंजल वन और IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड से करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो आनंद राठी का स्केल अभी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले छोटा है। FY 25 में आनंद राठी का रेवेन्यू 847 करोड़ रुपीस रहा, जबकि मोतीलाल ओसवाल 8417.22 करोड़ रुपीस, IIFL कैपिटल सर्विसेज ने 2567.43 करोड़ और एंजल वन का रेवेन्यू 5247.69 करोड़ रुपीस जनरेट हुआ है। ये क्लियरली दिखाता है कि मोतीलाल, एंजल वन और IIFL तीनों ही काफी लार्ज प्लेयर्स हैं। आनंद राठी अभी ग्रोथ फेज में है, बट रेवेन्यू स्केल कंपैरेटिवली लो है rather than high volume retail broking firms like Motilal and Angel One. So अगर हम अर्निंग्स पर शेयर यानी कि EPS की बात करें और रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपेयर करें तो पिक्चर इंटरेस्टिंग है। आनंद राठी का EPS 22.46 रुपीस है, RONW 23.1%, मोतीलाल ओसवाल और भी स्ट्रॉन्ग है, EPS 41 रुपीस, RONW 25.2%, IIFL थोड़ा अलग, EPS 21.89 रुपीस लेकिन सबसे हाई RONW 33.2%, और एंजल वन EPS तो जबरदस्त 126.82 रुपीस लेकिन RONW सिर्फ 7.8% है, जो कि उनके लो मार्जिन हाई वॉल्यूम मॉडल को दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं EBITDA मार्जिन्स की। सो आनंद राठी ने अपनी एफिशिएंसी जबरदस्त इंप्रूव की है। FY 23 के 24.6% से जंप करके FY 25 में 36.8%। कंपेयर करें तो मोतीलाल ओसवाल के EBITDA मार्जिन्स FY 25 में 54.5% थे, जो उनके बड़े स्केल को दर्शाता है। चलिए अब देखते हैं टोटल क्लाइंट्स वर्सेस क्वालिटी क्लाइंट्स। सो आनंद राठी के पास FY 25 में 8.9 लाख क्लाइंट्स थे, लेकिन ये नंबर मोतीलाल ओसवाल के 1.28 करोड़, एंजल वन के 3.1 करोड़ के क्लाइंट बेस के सामने छोटा लगता है। लेकिन असली गेम चेंजर है एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट। सो आनंद राठी का एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट 29,300 रुपीस प्लस है, मोतीलाल ओसवाल से भी ज्यादा। उनका 24,469 रुपीस है और एंजल वन का 4,360 रुपीस है, 6x बड़ा है। मतलब कि आनंद राठी के कम क्लाइंट्स हैं लेकिन हाई वैल्यू क्लाइंट्स हैं
और सबसे इंटरेस्टिंग मेट्रिक है एसेट्स अंडर डिस्ट्रीब्यूशन। सो आनंद राठी ने सिर्फ 2 साल में अपना AUM डबल करके 6,460 करोड़ रुपीस तक ले गए। कंपेयर करें तो मोतीलाल और IIFL के पास 30,000 करोड़ रुपीस के एसेट्स है, लेकिन आनंद राठी की ग्रोथ रेट सबसे फास्ट है। कंक्लूजन सिंपल है, एक साइड पर है मोतीलाल ओसवाल और IIFL, इंडस्ट्री के वेटरन्स जिन्होंने डेकेड्स में मैसिव स्केल और डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस बिल्ड किए हैं, और दूसरी तरफ एंजल वन, एक डिजिटल डिस्ट्रप्टर जो लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम मॉडल से नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। और फिर आता है आनंद राठी, एक हाई वैल्यू हाइब्रिड जो कि प्रीमियम क्लाइंट्स पे फोकस करके हाई एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट और स्टेबल वेल्थ मैनेजमेंट बेस क्रिएट करता है। दोस्तों, आनंद राठी शेयर इन स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड IPO की कहानी हमने डिटेल में समझ ली है। अब आता है वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था, एक फाइनल वर्डिक्ट समरी। सो आनंद राठी का बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड है, ब्रोकिंग, मार्जिन, फंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से बैलेंस्ड रेवेन्यू आता है। रिसर्च ड्रिवन एडवाइजरी और HNI क्लाइंट्स की वजह से कस्टमर बेस स्टिकी है। रिटेल पार्टिसिपेशन और फाइनेंशियलाइजेशन इंडस्ट्री ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी अभी भी ब्रोकिंग और MTF पर हाई है, जो कि मार्केट वोलेटिलिटी से डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। डिस्काउंट ब्रोकर्स की वजह से कंपटीशन टफ है, कंप्लायंस और लिटिगेशन रिस्क्स एक रियल चैलेंज है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स स्टेबल ग्रोथ दिखाते हैं, पर साइक्लिकल रिस्क हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आनंद राठी शेयर इन स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड IPO की पूरी कहानी। एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरीके की बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिए, RHP को ध्यान से पढ़िए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो क्यों ना आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने थॉट्स को व्यक्त करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.